So today we are going to start with nuclear accident. In nuclear accident, first in nuclear energy, nuclear accident refer to those incidents that emits a certain level of radiation which could harm public health. Okay, nuclear and radiation accident is defined by the International Atomic Energy Agency (IAEA) as an event that has led to significant consequences to people, the environment, or the facility. Examples include lethal effects to individuals, large radioactive release to the environment, or reactor core melt. So, what is nuclear accident? So, nuclear accident is nuclear refers to as those incidences which emits a certain level of radiation. Okay, incidences which occurs in nuclear energy and which emit certain level of radiation, and these radiations which are harmful for the public health. ऐसे एक्सीडेंट्स जो न्यूक्लियर एनर्जी के टाइम न्यूक्लियर एनर्जी होता है, मतलब जैसे न्यूक्लियर प्लांट है या ऐसे में जो एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कि कुछ लेवल के रेडिएशन रिलीज होते हैं और ये रेडिएशन जो है ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल होते हैं, इज टर्म्ड एज न्यूक्लियर एक्सीडेंट. ओके, और ये जो न्यूक्लियर एंड रेडिएशन एक्सीडेंट है, इट इज डिफाइंड बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के थ्रू डिफाइंड है, IAEA. और इसका जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू IAEA इज an event that has led to significant consequences to people, the environment or the facility. एक ऐसा इवेंट जिसमें बहुत सारे सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट किए हैं ह्यूमन के लिए, पीपल के लिए और एनवायरनमेंट के लिए. जैसे कि एग्जांपल्स में आप इंक्लूड कर सकते हो लीथल इफेक्ट टू इंडिविजुअल, लार्ज रेडियोएक्टिव रिलीज टू द एनवायरनमेंट और रिएक्टर कोर मेल्ट. दीज आर द एग्जांपल्स फॉर इट. तो जो भी एक्सीडेंट न्यूक्लियर प्लांट में या न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम में होता है, न्यूक्लियर एनर्जी होने के टाइम में होता है, जिसमें रेडिएशन निकलते हैं और वो रेडिएशन पीपल के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, इसे कहते हैं न्यूक्लियर एक्सीडेंट. और ये किसने डिफाइन किया है न्यूक्लियर एक्सीडेंट और रेडिएशन एक्सीडेंट? किसने डिफाइन किया है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने, IAEA. ओके, सो व्हाट ऑल आर द कॉजेस ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट? कॉजेस क्या होते हैं न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स के? सो हियर वी विल सी. तो जो कॉजेस हैं वो है, फर्स्ट इज radioactive contamination, which typically becomes airborne, is long-lived with half-life guaranteeing communication for hundreds of years. Okay, so very first one is, पहला क्या है इसमें, errors contaminated in the assembly, testing, लोडिंग और ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द इक्विपमेंट. जैसे जिस समय हम असेंबल करते हैं, ओके, टेस्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियर प्लांट में असेंबलिंग कर रहे हैं न्यूक्लियर केमिकल्स का, और एक्टिव टेस्टिंग हो रही है, लोडिंग चल रहा है, या ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में अगर कोई एरर हो जाता है तो दिस कैन लीड टू, ये कॉज होता है न्यूक्लियर एक्सीडेंट का. माल फंक्शनिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल, अगर इक्विपमेंट जो भी आप यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट जो आप यूज कर रहे हैं वो अगर अच्छा नहीं है, माल फंक्शन है, खराब है, और जो मटेरियल यूज हो रहा है वो खराब है, तो इट कैन फर्दर लीड टू न्यूक्लियर एक्सीडेंट. अनफेवरेबल environment or condition resulting in damage to the weapon facility or component. The environment is unfavorable. Environment is not relevant for the nuclear energy or nuclear reaction or for the nuclear plant. Okay, तो उससे भी क्या हो सकता है, जो वेपन्स बन रहे हैं या फिर जो फैसिलिटी है और जो कंपाउंड है वो सब अगर फेवरेबल नहीं है तो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है. मेजर न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स आर एज फॉलो. जो दो मेजर न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हैं वो दे आर एज फॉलो. Chernobyl nuclear disaster, and second one is
फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर डिजास्टर। तो ये दो न्यूक्लियर एक्सीडेंट ऐसे हैं जिनको डिजास्टर का नाम दिया गया क्योंकि ये इतना हार्मफुल था, इतना इसने डिजास्टर कॉज किया, इतना डैमेज कॉज किया है। ओके, जो दो मेजर न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुए हैं वो ये दोनों हैं और इनके बारे में वी विल सी वन बाय वन। तो द फर्स्ट वन, चेर्नोबिल 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 Chernobyl nuclear disaster, the first one. This nuclear disaster happens on 26th of April 1986, witnessed one of the world's worst nuclear disaster ever in Chernobyl. तो ये 26 अप्रैल 1986 में हुआ और इसको कंसिडर किया जाता है दुनिया का वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। और ये हुआ था चेर्नोबिल। ये जो जगह है चेर्नोबिल में हुआ था। ये चेर्नोबिल जो जगह है is approximately 80 miles, which is 120 kilometers north of the capital city of Ukraine, Ukraine Kiev। ठीक है, तो जो ये चेर्नोबिल जो है वो 80 माइल्स नॉर्थ की तरफ है यूक्रेन से। ठीक है, the accident took lives of 30 people immediately and vast evacuation of 135 people within 20-mile radius of the power plant was carried out after that। तो आप ये देखिए, जिस टाइम ये एक्सीडेंट हुआ immediately 30 people were had died at on the spot। 30 लोगों की डेथ हो गई एंड जितने मतलब जहाँ ये हुआ, जिस जगह पे ये हुआ, जिस चेर्नोबिल में हुआ, उसके आसपास के 20 माइल के रेडियस में, ठीक है, जो वहाँ पावर प्लांट था उसके 20 माइल के आसपास के रेडियस में लोगों को इवैक्यूएट करने की जरूरत पड़ी है। मतलब वहां से उनको किसी और जगह रखने की जरूरत पड़ गई। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो जेनेटिक म्यूटेशन भी करते हैं, तो बहुत हार्मफुल है। फिर लॉन्ग रन के लिए भी हार्मफुल है। हो सकता है धीरे धीरे एवरी टाइम दे कैन कॉज सम अदर जेनेटिक म्यूटेशन। तो इतने लोग, एक 1,35,000 लोगों को वहां से इवैक्यूएट करना पड़ा, कहीं और सेटल डाउन करना पड़ा। ओके, दिस वाज द फर्स्ट, this was considered as the worst nuclear disaster ever। Okay, next, second one is Fukushima Daiichi nuclear disaster। The Fukushima Daiichi nuclear disaster was a series of equipment failures, nuclear meltdown, and release of radioactive material at the Fukushima first nuclear power plant। Okay, so this is slide। तो जो Fukushima Daiichi Daiichi न्यूक्लियर डिजास्टर है, इसमें क्या हुआ कि इक्विपमेंट फेलियर हुआ और एक बार इक्विपमेंट फेलियर नहीं हो, वन आफ्टर अनदर सीरीज में न्यूक्लियर जो इक्विपमेंट्स थे वो फेल होने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, न्यूक्लियर मेल्टडाउन हुआ। और ओके, एक के बाद एक होता जा रहा है न्यूक्लियर फेलियर, मतलब इक्विपमेंट फेलियर। तो उसकी वजह से क्या हुआ, रेडियो एक्टिव मटेरियल रिलीज होने लग गए एंड Fukushima first nuclear power plant following the Tohoku earthquake and tsunami on 11th March 2011। ये ऐसा होता गया कि एक के बाद एक इक्विपमेंट फेल हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है या फिर आप कहेंगे रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो रिलीज होता गया है, जिसकी वजह से विच लीड्स तो बाद में क्या हुआ, टोहोकू में अर्थक्वेक आया और सुनामी आया 11 मार्च 2011 में। इसीलिए मैंने कहा था ना कि बिल्कुल फर्स्ट इसमें इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी बहुत हार्मफुल होता है। इसीलिए लोगों को इवैक्यूएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इवैक्यूएट किया जाता है। अगर ऐसा कहीं एक्सीडेंट हो गया तो कोशिश की जाती है कि लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर दिया जाए। ओके,
तो और ये चेरनोबिल डिजास्टर के बाद, जो चेरनोबिल डिजास्टर हुआ 1986 में, उसके बाद ये सेकंड लार्जेस्ट, उसके बाद का ये लार्जेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर कंसिडर किया जाता है टिल नाउ। Now we will see the effects of nuclear pollution. Nuclear pollution का क्या इफेक्ट होता है? Okay, due to the secrecy of governments and the companies that own nuclear plants, in some cases it is difficult to determine the severity or extension of a nuclear accident as well as its impact. क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट या न्यूक्लियर से रिलेटेड कोई भी वातावरण होता है, कोई भी प्लांट सेट होता है या फिर कोई भी एजेंसी सेट होती है, तो इन ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा सीक्रेसी मेंटेन किया जाता है, कॉन्फिडेंशियल होती है, और ये रिलेटेड टू नेशंस डिफेंस सिस्टम के आ जाता है। क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट कोई भी कंट्री अगर डेवलप कर रहा है, तो वो अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। मेन रीजन यही होता है कि अपना जो सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी है, उसको बढ़ाना चाहता है, उसको एक न्यूक्लियर पावर नेशन या न्यूक्लियर रिच नेशन बनाना चाहता है। तो ये एक बहुत ही क्या होता है, सीक्रेट वर्क होता है, जिसका पता गवर्नमेंट जल्दी से लगने नहीं देती है। ठीक है, due to the secrecy of governments and the companies that own nuclear plant, in some cases it is difficult to determine the severity or extension of nuclear accident as well as its impact. क्योंकि ये जो इतना कॉन्फिडेंशियल एक ये रहता है, डील रहता है, तो एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट यू नो टास्क जैसा है इन बिटवीन जो गवर्नमेंट है और जो कंपनीज इसको न्यूक्लियर प्लांट ओनर होती है, ओन करती है, उनके बीच का। तो ये बहुत टफ हो जाता है क्योंकि इसमें डिटेल्स निकलना मुश्किल है, और जब तक डिटेल पता नहीं है, वी कैनॉट वेरी शॉर्टली वी कैनॉट से कि कितने हद तक डिजास्टर हो सकता है, कितने हद तक ये इम्पैक्ट करेगा। तो ये सारी चीजें ना क्लियरली बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए भी पता नहीं चल पाता है कई बार कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, बहुत सारी चीजें पता नहीं चलती। Radioactive emission of particular concern include strontium-90 and cesium-137. Both have 30 years plus half-life, and iodine-131 having a short life of 8 days but known to cause thyroid cancer. और देखिए, जो रेडियो एक्टिव जो पोल्यूशन है, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो रिलीज होती है न्यूक्लियर प्लांट से, न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू जो भी न्यूक्लियर प्लांट में जो भी ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो इमिट होता है, वो होता है उसमें मेन होता है स्ट्रोंटियम 90 एंड सीजियम 137। और ये दोनों का जो इनका 30 ईयर से ज्यादा का हाफ लाइफ है, मतलब ये 30 ईयर से ज्यादा टाइम तक इफेक्ट कॉज करेंगे। अगर कोई उनके कांटेक्ट पे आ गया, एक्सपोज हो गया है, तो 30 ईयर से ज्यादा इसकी बॉडी में रहता है। ओके, देन कम्स द आयोडीन 131। इसका भी जो लाइफ स्पैन है, हाफ लाइफ है, वो है तो छोटा ही इनसे, तो फिर भी 8 डेज का है। बट इसका 8 डेज में ही ये इतना इफेक्टिव होता है कि it has the potential to cause thyroid cancer. Okay, in addition to being highly radioactive, cesium-137 is mistaken for potassium by living organisms. This means that it is passed on up the food chain and bio-accumulated by that process. तो जो चलो, ये तो इतना यहाँ तक कैंसर क्लियर हो गया। तो इसके बाद देखिए, इन एडिशन टू बीइंग हाईली रेडियो एक्टिव, जैसे सीजियम बहुत ज्यादा हाईली रेडियो एक्टिव है, सीजियम 137 जो है बहुत ज्यादा हाईली रेडियो एक्टिव है। तो इसके अलावा, इसके बावजूद भी क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इसको कंफ्यूज कर देते हैं पोटेशियम के साथ में।
और ये क्या कर लेते हैं, फूड चेन में इंटर हो जाता है, हमारे फूड चेन में इंटर हो जाता है और हमारे बॉडी में मतलब एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाता है। ओके। स्ट्रॉन्टियम 90 मिमिक्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैल्शियम। और इसी तरह जो स्ट्रॉन्टियम 90 है वो किसके प्रॉपर्टी को शो करता है, कैल्शियम। और ये क्या करता है, ये हमारे बोन्स में डिपॉजिट होने लग जाता है, where it may either cause cancer or damage bone marrow cell। और ये इतना हार्मफुल है कि ये या तो फिर बोन को डैमेज कर देगा, ठीक है, बोन में कैंसर कर देगा, और क्या कर सकता है, बोन मैरो डैमेज कर सकता है। These are the effect of nuclear pollution, nuclear plant, nuclear accident, causes क्या क्या है न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स के, तो ये सारा हमने देख लिया। नाउ वी विल मूव टू Holocaust. Holocaust, okay? Holocaust is an event or a situation in which many people are killed and many things are destroyed, especially by fire. तो Holocaust एक क्या है, एक इवेंट है या फिर एक सिचुएशन है, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, किल हो जाते हैं, वो मारे जाते हैं। So a lot of people are killed, many things are destroyed, especially by fire। और बहुत सारी चीजें बर्बाद हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है क्योंकि फायर की वजह से। इसकी वजह अगर फायर की वजह से लोगों की लोगों की डेथ हो रही है, मतलब किल हो जा रहे हैं वो, आग में जलने की वजह से वो किल हो रहे हैं, एंड बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज हॉलोकॉस्ट। ओके। अब कॉजेस क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ हॉलोकॉस्ट। सो फर्स्ट वी सी building homes in remote dry areas surrounded by much vegetation। अगर सपोज करो ने घर बना लिया, ओके, जो कि है रिमोट एरिया में है, मतलब डेवलप्ड एरिया नहीं है, अंडर डेवलप है, रिमोट एरिया है, पिछड़ा इलाका है, ओके, ड्राई एरिया है, मतलब सूखा इलाका है, और जो आसपास में है उसमें वेजिटेशन है, मतलब पेड़ पौधे हैं, सूखे ही फॉर्म में, ड्राइड फॉर्म में, बट इट इज देयर। तो ये भी एक कॉज हो सकता है, क्योंकि आग लगी तो सूखी जगह पे बहुत जल्दी आग लगती है, और अगर आप रिमोट एरिया में तो फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाएंगी, फायर एक्सटिंग्विशिंग टीम नहीं पहुंच पाएगी, देन जो सराउंडिंग वेजिटेशन है, जो ड्राइड सराउंडिंग एरिया है या वेजिटेशन है, वो भी एड ऑन करता है सर्व का हॉलोकॉस्ट, है ना, तो वो भी जलेंगे तो आग फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन दैट यूजेस insignificant fireproof or fire reluctant materials, detractant material। जैसे कंस्ट्रक्शन के टाइम में फायर प्रूफ कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है, ओके, सफिशिएंट फायर प्रूफ कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया, और फायर रिटार्डेंट मटेरियल का यूज किया गया, मतलब ऐसे मटेरियल्स जिसमें बहुत इजीली आग लग जाए, ऐसे मटेरियल का यूज किया गया है, तो भी क्या हो सकता है, आग लग सकती है। नेक्स्ट comes the burning of accumulated dried trees and shrubs। अगर मतलब इकट्ठा करके रखा है सूखे पेड़ या श्रब्स, इनको इकट्ठा करके रखा है, तो इसमें भी आग लगने के चांसेस होते हैं। ओके, ड्रॉट दैट एक्यूमुलेटेड मच ड्राइड वेजिटेशन, मतलब सूखा पड़ गया और उसकी वजह से क्या है, वेजिटेशन भी पूरा ड्राइड है, तो भी आग लग सकता है इस जगह में भी, ठीक है। पावरफुल विंड दैट बोथ ड्राइड आउट द फ्लेमेबल वेजिटेशन एंड स्प्रेड द फायर्स। देखो, विंड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विंड या तो बुझा देता है आग को, या फिर और बढ़ावा देता है, क्योंकि अगर बहुत फोर्सफुली एक धक्के से अगर हवा चली है तो कभी कभार आग बुझ भी जाती है, और कभी कभार क्या होता है कि हवा चल रही है, स्पीड में है, तो वो आग को फैला भी देती है। तो विंड ऑल्सो, अगर ऐसा एरिया है जहाँ पे विंड ब्लो बहुत अच्छा है, ड्राइड एरिया है, तो भी आग लग सकता है। Arsonists or careless people who made small fires which quickly spread into monster blaze।
जो मतलब केयरलेस लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने थोड़ा बहुत आग जलाया मस्ती मजाक के लिए या फिर फन पर्पस से, और उसको अच्छे से डील नहीं किया, वैसे ही छोड़ दिया, और अब क्या हो गई आग, वही छोटी सी आग एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर ब्लेजेस में कन्वर्ट। So this was about Holocaust. Now next on the wasteland reclamation. Wasteland reclamation. So geomorphic related to the surface feature of Earth. Geomorphic कहते हैं कोई भी चीज ऐसी जो अर्थ के सरफेस में हो रही है, रिलेटेड है अर्थ सरफेस में जो भी एक्टिविटी that comes under geomorphic. Geomorphic process becomes active due to which soil layers are eroded and transported. Okay? Geomorphic process जिससे कि क्या हो रहा है, anything which is occurring in the surface of the earth वो एक्टिव हो गया, और उसकी वजह से अब क्या हो रहा है, सॉइल लेयर इरोड हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और जिसकी वजह से जो लैंड है, अगर सॉइल इरोजन हो रहा है तो भी क्या होता है, लैंड इनफर्टाइल होने लग जाता है ना। अगर सॉइल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो भी लैंड इनफर्टाइल हो जाएगा, स्टोनी होने लग जाता है, यूजलेस हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज वेस्ट रिक्लेमेशन. This is one of the pressing problem of our country, of one country, as loss of soil has already ruined large amount of cultivatable lands. Hence, conservation of soil, protecting the existing cultivatable lands, and reclaiming the already depleted wastelands figures predominantly among the priority tasks of planning for the future. तो इसीलिए क्या जरूरी है कि जैसे हम, ये एक मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, वेस्टलैंड होना, मतलब कि कोई भी जियोमॉर्फिक एक्टिविटी की वजह से क्या हो जा रहा है, जो सॉइल, जो फर्टाइल लेयर है सॉइल का, वो क्या होता है, या फिर इरोड हो जाता है या फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और वो जो लैंड है वो इनफर्टाइल हो जाती है, वहाँ पत्थर रह जाते हैं, और क्या होता है, यूजलेस हो जाता है, मतलब एग्रीकल्चरल पर्पस का नहीं रहता। और ये बहुत बड़ा एक इशू है एक किसी भी कंट्री के लिए, जहाँ पे भी ऐसा कुछ हो रहा है, इट्स अ वेरी बिग इशू फॉर द कंट्री, ठीक है, क्योंकि ऐसा होने से ये होता है कि हम बहुत बड़ा एरिया, कल्टीवेटिंग लैंड है, कल्टीवेटेबल जो लैंड है उसका हम लॉस्ट कर देते हैं, जहाँ पे फसल उग सकती थी, उपजाऊ जमीन हम लॉस्ट कर देते हैं। Hence, conservation of soil, protecting the existing cultivable lands, and reclaiming the already depleting wasteland figures predominantly among the priority tasks of planning for the future. इसीलिए हमको सॉइल कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, जो अभी एग्जिस्टिंग कल्टिवेटेबल लैंड है उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, जो उपजाऊ जमीन है उसे बचाना जरूरी है, और जैसे जो वेस्ट लैंड हो गया है, द लैंड व्हिच इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ वेस्ट लैंड, वी नीड टू रिक्लेम इट, ठीक से उसको फिर से उसको एक कल्टिवेटिंग कल्टिवेबल लैंड बनाने के लिए वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। इसके लिए क्या चाहिए, एक प्रायोरिटी टास्क चाहिए एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर चाहिए। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेस्टलैंड रिक्लेमेशन। ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, फ्लडिंग एंड लैंडस्लाइड। तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे वेस्टलैंड रिक्लेमेशन के लिए, हमको प्रिवेंट करना है सॉइल इरोजन को, फ्लडिंग को एंड लैंडस्लाइड्स को, to avoid over exploitation of natural resources. नो, नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने से बचाना है, टू इम्प्रूव द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ द सॉइल,
सॉइल की क्वालिटी को एनहांस करना, एंड उसका जो स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, मीन्स उसमें जो भी फर्टिलिटी है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी, टू कंजर्व द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड नेचुरल इकोसिस्टम। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को कंजर्व करना एंड नेचुरल इकोसिस्टम को भी क्या करना है, यूज में लाना, ओके, कंजर्व करना। सो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। यू कैन डू टू रिक्लेम वेस्टलैंड। नाउ व्हाट आर द मेथड ऑफ wasteland reclamation methods? So this we will see wasteland reclamation method. So first is afforestation. जितना हो सके उतना नए पेड़ लगाएं, तो हम लैंड को फिर से उपजाऊ बना सकते हैं, उस जमीन को। रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन में तो फिर से, अगर फॉरेस्ट उजड़ गए हैं तो फिर से फॉरेस्ट को बसाने की कोशिश करना, फिर से पेड़ लगा के फॉरेस्ट बनाने की कोशिश करना। प्रोवाइडिंग सरफेस कवर, जैसे सर्विस सरफेस कवर का मतलब होता है कि सॉइल इरोजन को बचाने के लिए सबसे एक पुराने जमाने में ऐसा मेथड यूज होता था कि लाइक वंस द क्रॉप इज हार्वेस्टेड, एक बार क्रॉप हार्वेस्ट कर लिया, उसके जो रेसिड्यू होते हैं, मतलब जो क्रॉप है वो तो आपने ले लिया और रख लिया, और जो उसका वेस्ट है, मतलब जैसे आप गेहूं की खेती कर रहे हैं तो उसमें से हमने गेहूं ऊपर ऊपर से काट लिया, गेहूं तो नहीं लिया, मगर जो उसमें जो उसका स्टेम रहता है, लीव्स रहते हैं, उसको आप वैसे ही छोड़ दें जमीन पे, ताकि क्या हो सके, एक कवर टाइप का रहे और सॉइल इरोजन ना हो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि तो आप जो क्रॉप को हम जब हार्वेस्ट कर लेते हैं, आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप एंड वी आर पुलिंग आउट द रिमेनिंग वेस्ट which is considered as the waste, है ना? So what it does, while pulling, the soil became very loose and it's very prone to get soil erosion at that point of time. Next comes the mulching. Mulching is a method of spreading a protective cover of organic matter and plant like stalks, cotton stalks, tobacco stalks, etc. on the surface of the soil, which reduce evaporation, help retain soil moisture and reduce soil erosion. तो मल्चिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक मैटर से जमीन को ढक दिया, है ना, तो उससे क्या होता है कि सॉइल से वाटर का इवोपरेशन नहीं होता है, सूखा नहीं पड़ता है। चेंजिंग ग्राउंड टोपोग्राफी ऑन डाउनहिल, running water erodes the hill soil and carries the soil along with it. This can be minimized by following alteration in ground topography. First is strip farming. Different kinds of crop are planted in alternate stripes along the border. ठीक है, मतलब अलग अलग प्लांट्स को कल्टीवेट करना, जैसे एक लाइन में एक प्लांट, जैसे एक लाइन में अगर आलू लगाया तो दूसरे लाइन में आप गाजर लगा सकते हैं, ऐसे तरह से। मतलब ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ये भी एक तरीका यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज द ट्रेसिंग। In this arrangement, the earth is shaped in the form of leveled traces to hold soil and water. The trace edges are planted with such plant species which anchors the soil. इसमें क्या होता है ना कि जमीन के कोने कोने में ऐसे प्लांट्स या ऐसे ट्रीज को उगाया जाता है कि जो सॉइल में मॉइस्चर को ट्रेस करके, जो सॉइल को पकड़ के रखे, मॉइस्चर को पकड़ के रखे, तो ये भी किया जा सकता है। कॉन्ट्रोल प्लगिंग। In this arrangement, the plugging of the land is done across the hill and not in up and down style. इसमें क्या होता है ना कि जो लैंड है, जिस स्पेशली दिस
is done in hilly areas, and what the people does, like they लैंड को अरेंज करते हैं, ठीक है, हिली एरियाज में। और इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो साइड है, जैसे हिली एरियाज में क्या होता है कि स्लोपी लैंड है ना, तो उसमें साइड में क्या करेंगे, उसको पत्थरों से या किसी चीज से एक दीवार टाइप का बना देते हैं। तो एक खेत है तो उसमें साइड नीचे से सपोर्ट लगा करके सॉइल इरोशन नहीं होगा, उससे बचेगा। तो लाइक दिस काइंड ऑफ सिस्टम वन कैन आल्सो यूज। लीचिंग Leaching is a process of the removal of salt from the salt-affected soil by applying excess amount of water. Leaching is a process of removal of soil from the salt-affected soil by applying excess amount of water. Leaching भी कर सकते हैं। लीचिंग में क्या होता है कि जैसे कोई एरिया है, जैसे ऐसे कोस्टल एरिया है, बट उसमें क्या हो गया, ड्यू टू कोस्टल रीजन, वहाँ पे सॉइल ज्यादा ट्रैप हो गया है लैंड में। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन opt for the process of bleaching in which excessive water is put on the soil so that the salt get washed away, और सॉइल रहे, सॉइल को ट्रेस कर लेते हैं और सॉल्ट को वॉश आउट कर देते हैं, और जिससे कि सॉइल ट्री सॉल्ट हो जाता है या सॉइल का अमाउंट कम हो जाता है in the soil, and that soil can further use for cultivation purpose। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को चेंज कर सकते हैं, जैसे मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हैं या फिर क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, क्रॉपिंग ऑफ प्लांट एंड adopted to improve soil fertility and prevent soil erosion। Ecological succession, this refers to the natural development or redevelopment of an ecosystem which helps reclaim the minerally deficient soil of wasteland। Okay, then comes the drainage. Excess water is removed by artificial drainage. This is for waterlogging, soil reclamation। So these all are the process जिससे कि आप वेस्टलैंड को रिक्लेम कर सकते हैं, रिक्लेमे वेस्टलैंड रिक्लेमेशन। So today we have completed nuclear accident, Holocaust, and wasteland reclamation. Next, on next class we will see wastelands and the classification of wastelands, types of wastelands, causes of wasteland formation, reclamation, land reclamation. These all we will see on the next class. That's it for today's class.